नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका निर्मल एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का 15वां अध्याय। अध्याय का नाम है नीलकंठ। नीलकंठ नीलकंठ जो ये नाम रखा है, ये एक मोर का नाम रखा गया है बच्चों। नीलकंठ जो अध्याय है वह एक रेखा चित्र विधा की रचना है। नीलकंठ अध्याय किस विधा की रचना है बच्चों? रेखा चित्र विधा की रचना है। और एक इस रेखा चित्र को लिखा किसने है? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने इस रेखा चित्र को लिखा है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं बच्चों कि ये रेखा चित्र होता क्या है। रेखा चित्र जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी को भी देखकर उसकी एक पिक्चर बनाते हैं हमारे दिमाग में, इमेजिनेशन करके, याद करके, है ना। उसी प्रकार से जब किसी घटना को याद करके उसे स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, वह क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। तो यह जो रेखा चित्र है यह महादेवी वर्मा ने लिखा है। और हम सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। वह विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को पालती थी और उन पर जो जितने भी पशु पक्षी थे, जितने भी उनके साथी थे, साथ रहने वाले सहचर, तो उन सभी पर उन्होंने कुछ न कुछ रचना जरूर लिखी है। उन्हीं में से एक जो रचना है वह क्या है? नीलकंठ और रेखा चित्र विधा की रचना है। और इस रेखा चित्र में होता कुछ यूं है, मैं एक बार सार रूप में आपको समझा देती हूँ। और नीलकंठ अध्याय को देखने के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। नीलकंठ। तो होता कुछ यूं है कि लेखिका एक अतिथि को छोड़ने के लिए स्टेशन पर जाती है और आते समय वह एक मोर का जोड़ा खरीद करके लाती है। क्या लाती है बच्चों? मोर का जोड़ा खरीद करके लाती है। मोर का नाम रखती है नीलकंठ और मोरनी का नाम वो रखती है राधा। और जो वो मोर मोरनी है बड़े प्रेम से लेखिका के साथ रहते हैं। और इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि एक बार फिर से लेखिका बाहर जाती है और उसी चिड़िया बेचने वाले से एक और मोरनी लेकर के आती है। लेकिन इस बार जो वो मोरनी लाती है उसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वह बिल्कुल ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की होती है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि राधा और नीलकंठ साथ साथ क्यों रहते हैं। राधा और नीलकंठ का साथ साथ रहना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जो इस बार जो मोरनी लेखिका लेके आई थी वह पहले तो वो घायल थी, लेकिन लेखिका उसकी 1 महीने तक सेवा करती है और वह वापिस से स्वस्थ हो जाती है। और लेखिका उसका नाम कुब्जा रखती है। और उस कुब्जा का स्वभाव जो है, नाम अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करता है। उसका स्वभाव बिल्कुल कुब्जा की भांति ही होता है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का। और इसी बीच जो है नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है। और थोड़े समय बाद में राधा जो है वो अकेली हो जाती है। और कुछ समय बाद कुब्जा को भी, जो कुत्ता है लेखिका का, वो दांत लगा देता है और वह भी मर जाती है। और इस तरह राधा जो है हमेशा के लिए नीलकंठ के इंतजार में बैठी रहती है और वह यही सोचती है कि देखो नीलकंठ कभी न कभी तो जरूर आएगा। तो इस तरह से ये रेखा चित्र समाप्त होता है। चलिए आइए पढ़ते हैं रेखा चित्र नीलकंठ को। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। लेखिका क्या है कि अपने अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाकर लौटती है और चिड़ियों का और खरगोशों की दुकान का उसको ध्यान आ जाता है और ड्राइवर को बोलती है कि चलिए अपन चलते समय चिड़ी वाले की दुकान से होकर जाएंगे। बड़ी मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दे दिया। तो जैसे ही दुकान के पास गाड़ी पहुंचती है तो जो बड़े मियाँ हैं, बड़े मियाँ कौन है बच्चों? बड़े मियाँ हैं दुकानदार, ठीक है। चिड़ियों
वाली दुकान का जो मालिक है वह कौन है, बड़े मियाँ, और वह आकर के ड्राइवर को रुकने का संकेत देता है। और मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही, मतलब कि लेखिका जब तक कोई प्रश्न करे उससे पहले ही वो बोलना शुरू करता है, सलाम गुरुजी, और पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। तो वो दुकानदार कहता है कि जब आप पिछली बार आए थे तो आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, इस बार शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ के लेके आया है, और एक मोर है और एक मोरनी। मतलब वो बताता है कि शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार आया है, 2 मोर के बच्चे पकड़ के लाया है, एक मोर है और एक मोरनी, आप पाल ले। तो वो कहते हैं लेखिका को कि आप इनको पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। तो वो चिड़ीमार बताता है कि मोर के पंजों से दवा बनती है और ऐसे ही लोग जो है मोर को खरीदने आए थे, लेकिन मैंने उनको दिया नहीं और मैंने उनको बोल दिया कि यह तो मैंने आपके लिए रखा है। और फिर जो है लेखिका उसके दाम पूछती है कि कितने का है। तो वह बताता है कि जो चिड़ीमार है उसको मैंने पूरे 30 रुपये दिए हैं इनके। लेखिका कहती है कि नहीं भाई इतने महंगे कैसे। तो वो कहते हैं नहीं, वास्तव में मैंने इसके 30 रुपये दिए हैं। तो लेखिका 30 रुपये में 5 रुपये और मिला करके और उनको खरीद लेती है। और लेखिका चिड़िया बेचने वाले का वर्णन करते हुए कहती है कि वह तो बोलता इतना है कि उसकी जो बोलने की स्पीड है वो तूफान मेल के जैसी है और उसके लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर वहाँ जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। मतलब चिड़िया बेचने वाला इतना बोलता है कि वह बोलना शुरू करे तो चुप ही नहीं होता, और सुनने वाला जो है उसको आखिर चुप कराता है, तभी वह चुप होता है। आगे देखिए, फिर जो है लेखिका कहती है कि इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। लेखिका चिड़िया बेचने वाले से पूछती है कि मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक जहाँ पहुँची और तीतरों के समान उसके अंदर 2 छोटे बच्चे बैठे थे। तो चिड़िया बेचने वाला जो है वह हाथ के इशारे से लेखिका को बताता है कि वो देखिए, तो वो जहाँ इशारा करता है वहाँ पे एक पिंजरा पड़ा है और उसके अंदर 2 छोटे बच्चे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, मतलब कि इतना संकरा था कि वे पक्षी शावक का अर्थ क्या होता है बच्चों, पक्षियों के बच्चे, ठीक है, जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े हुए चित्र के जैसे लग रहे थे। तो वो जो बच्चे हैं उस पिंजरे के अंदर कैसे लग रहे थे, जैसे कि इन्हीं बच्चों को फ्रेम में जड़ दिया हो, मंड दिया हो। तो लेखिका कहती है कि लेखिका ने जब निरीक्षण किया तो मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। तो लेखिका जैसे जैसे देख रही थी, निरीक्षण कर रही थी, मतलब कि देख रही थी, तो उसी के साथ साथ उसकी भाषण मेल, किसकी भाषण मेल, जो बड़े मियाँ बोल रहे थे, चपड़ 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 चपड़, मतलब कुछ ना कुछ बताए जा रहे थे, उनकी भाषण मेल चली जा रही थी। पहले ही लेखिका बता चुकी है कि वह बोलने लगते तो चुप ही नहीं होते हैं। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। वो बताता है कि 30 रुपये लिए हैं। फिर 12 कहा, मतलब बार बार कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत नजर नहीं आ रही है, तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों कम करने लगा, क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अश्ता पश्ता देना ही पड़ा। वो कहता है कि भाई मैंने तो आपका ख्याल किया, ठीक है ना, कि वो मैडम जो है गुरुजी कह के गए हैं कि हाँ भाई मेरे को मोर लेने हैं, तभी मैंने तो ख़रीदा है। अब आप जो मुनासिब समझे दे। तो फिर ना जो लेखिका है वो उसको 30 और 5 मिला करके 35 रुपये देती हैं। मतलब 30 तो उस मोर के जोड़े के और 5 जो है उस बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने छोटा पिंजरा कार में रखा तो मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव होकर के उड़ने हो गया। तो पक्षियों के जो बच्चे थे ना वो छटपटाने लगे, पिंजरे में पक्षियों के बच्चे छटपटाने लगे। क्यों छटपटाने लगे होंगे, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर कैद थे, उनको डर लग रहा था, पता नहीं हमें मतलब कहाँ कैद कर दिया, हम अगर खुले होते स्वतंत्र होते तो उड़ते, अभी तो हमें कैद करके रखा है, पता नहीं ये जो लेके जा रहे हैं ये हमारे साथ क्या करेंगे। तो उनके मन में ऐसा चल रहा होगा, हम ऐसा इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। तो वो छटपटाने लगे और लेखिका कह रही है कि ऐसा लग रहा था कि पिंजरा अभी उड़ जाएगा सजीव होकर के। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है आपको। तो जैसे ही लेखिका घर पहुंचती है तो घर पे सब लोग कहते हैं कि ये तो तीतर है, मोर कह के ठग लिया आपको, ये मोर नहीं है।
कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, क्योंकि लेखिका इससे पहले भी कई बार मतलब अपने आप को ठगा चुकी थी। लेखिका को कुछ लोग इससे पहले भी ठग चुके थे, तो वो कहती है कि मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। तो लेखिका चिढ़ जाती है, इस मतलब इस तरह से वो चिढ़ाते हैं जब। तो अप्रसन्न होकर मैंने कहा, लेखिका कहती है मैंने अप्रसन्न होकर कहा, मोर की क्या सुरखाब लगे होते हैं? मोर क्या होता है? नहीं, सुरखाब क्या होता है बच्चों? सुरखाब होता है एक विशेष प्रकार का पक्षी। तो वो कहते हैं कि लेखिका कहती है कि मोर के क्या सुरखाब लगे होते हैं? है तो वह भी पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। तो लेखिका को सब लोग चिढ़ाने लगे ना, तो लेखिका के व्यवहार में उन दोनों पक्षियों को लेकर के कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। तो लेखिका कहती है कि मैंने उन दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रख करके उसका दरवाज़ा खोला, और फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। तो लेखिका जो है फिर बाद में क्या लेके आई? 2 सत्तू की कटोरियां लेके आई, मतलब 2 कटोरियों में सत्तू रखा और पीने के लिए क्या रखा? पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। तो वे दोनों जो है मतलब चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में जैसे कि खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के नीचे घुस गए। अंत में लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। अंत में वो कहाँ जाकर के बैठते हैं बच्चों? जो लेखिका की रद्दी कागजों की टोकरी है उसमें जाकर के बैठते हैं। 2-4 दिन में भी इसी तरह दिन में इधर उधर गुप्तवास मतलब लुका छिपी करते रहते, और रात में रद्दी कागज की टोकरी में प्रकट हो जाते। और रात के समय वो कहाँ पर आ जाते? रद्दी कागजों की टोकरी में आ जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, फिर उनको तसल्ली हो गई कि यहाँ हमें खतरा नहीं है, तब वो कभी लेखिका की मेज पर, कभी लेखिका की कुर्सी पर, और कभी लेखिका के सिर पर अचानक आविर्भूत हो जाते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। लेखिका कहती है कि खिड़कियों में तो जाली लगी हुई थी, लेकिन दरवाजा निरंतर बंद रखना पड़ता था। अब दरवाजा बंद क्यों रखना पड़ता था? क्योंकि खुला रहने पर चित्रा कौन है बच्चों? चित्रा है लेखिका की बिल्ली। चित्रा अगर इन नवागंतुकों को देखती तो उसको पता लग जाता कि नए नए कोई आगंतुक आए हैं, नए मेहमान कोई घर पे आए हैं, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर चित्रा को इन नवागंतुकों का पता लग जाता तो उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन ही नहीं है। यह अनुमान करना कठिन नहीं है, क्योंकि अगर वो बिल्ली उनको देखती तो उनको क्षति पहुंचा सकती थी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। मतलब अनधिकार चेष्टा का मतलब क्या हुआ बच्चों? क्योंकि चित्रा जो है लेखिका पर स्वयं का अधिकार समझती थी, और वहाँ पे वो 2 इन पक्षियों को देखती, नए नए अपरिचित पक्षियों को देखती, तो वह उनको क्षति पहुंचा सकती थी। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी क्या होती है बच्चों? मादा बिल्ली। मार्जारी क्या होती है? मादा बिल्ली के लिए असह्य थी, क्योंकि बिल्ली जो है बहुत अभिमानी थी। ठीक है ना? चित्रा जो बिल्ली है वह बहुत अभिमानी थी, और वह देखती कि अरे लेखिका की मेज पर और ये ऐसे सारे चारों तरफ घूम रहे हैं, ये कहाँ से आ गए, है ना? तो फिर वो उनको चोट पहुंचा सकती थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा। कायाकल्प मतलब जो कमरे का जो दृश्य है वह चिड़ियाघर की तरह लगने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया। तब फिर बाद में दोनों मोर और मोरनी को, मतलब मोर को और मोरनी को पकड़ के लेखिका ने कहाँ पहुंचाया? जाली के घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। अब जो लेखिका है उसके सारे जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली, है ना, गिल्लू और तोता, कबूतर, ये सारे कहाँ पे रहते थे? उसी जाली के पिंजरे में रहते थे। तो वहीं पर लेखिका ने इन दोनों को भी पहुंचा दिया। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। तो लेखिका क्या लिख रही है कि दोनों नवागंतुक कौन? नए नए आए हुए कौन है? मोर और मोरनी। उन्होंने पहले से रहने वालों में
वैसा ही कुतूहल जगाया। कौतूहल क्या होता है बच्चों? कुतूहल होता है आश्चर्य। कौतूहल क्या होता है बच्चों? आश्चर्य होता है। तो वैसा ही कौतूहल या आश्चर्य पैदा किया, जैसे परिवार में कोई नई नई वधू आती है तो सब लोगों में जैसा कुतूहल होता है, वैसा ही उन्होंने जगाया लक्का कबूतर। कबूतर का नाम क्या है बच्चों? लक्का। जो महादेवी वर्मा का कबूतर है उसका नाम क्या है? लक्का। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश, खरगोश कौन है? मतलब जो बड़े खरगोश हैं, ठीक है, वे सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। बड़े खरगोश क्या करने लगे? क्रम में बैठ गए, ठीक है ना। बड़े खरगोश क्रम में बैठ गए और उसका निरीक्षण करने लगे। किस भाव से? गंभीर भाव से। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद करने लगे। और छोटे खरगोशों को किसके समान बताया है? ऊन की गेंद के समान बताया। वे उनके चारों ओर क्या करने लगे? उछल कूद करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया था। उस दिन चिड़ियाघर में क्या आ गया था? भूचाल। चिड़ियाघर क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पे लेखिका के जो जीव जंतु पाले हुए हैं वो है। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली बनने का होता है। तो यहाँ पे किसके समान बताया है? जैसे इल्ली से तितली बनती है ना, वैसे ही वो तीतर जैसे जो बच्चे थे वे अब मोर बनने लगे हैं। मोर के सिर की कलंगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। मोर के सिर पर जो कलंगी थी वो क्या हो गई? गहरी हो गई और ऊंची हो गई और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, मतलब टेढ़ी हो गई। बंकिंग का मतलब यूं, चोंच जो है सुंदर शेप लेकर के टेढ़ी हो गई, और पैनी मतलब तीखी हो गई। गोल आंखों में इंद्रणी की नीलाभ धुती चमक, मतलब धुती का क्या है? चमक झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वे बड़े हुए तो बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आकर्षक बन गए। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति में एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना। अब देखिए लेखिका को जो है उस मोर की क्या क्या मतलब जो है विशेषताएं अच्छी लगती है। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति से एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। और उसका किसका? नीलकंठ का गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। वो सारी चीजें उसको अच्छी लगती थी। किसको? लेखिका को, महादेवी वर्मा को। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ। देखिए जो मोर जो होता है उसके पंख भी सुंदर होते हैं, उसकी गर्दन भी सुंदर होती है, चोंच कलंगी वगैरह सब सुंदर होते हैं, लेकिन मोरनी जो होती है ना उसके इतने बड़े बड़े पंख नहीं होते हैं। वह मोर की भांति इतनी ज़्यादा आकर्षक नहीं लगती। तो लेखिका क्या लिख रही है? मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंत्र गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। वह भी मोर के साथ साथ ही ऐसे रहती थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। अब देखो बच्चों, मोर का जो नाम है वो नीलकंठ क्यों रखा गया? वह रखा गया क्योंकि जो मोर की गर्दन थी वह कैसी थी? नीली थी, उसी कारण से उसका नाम नीलकंठ पड़ा। और उसकी छाया के समान रहने के कारण जो मोरनी थी वो उसकी छाया के समान उसके साथ साथ रहती थी, इसी कारण उसका नाम क्या रखा? राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। मतलब जो मोर था ना, वो चिड़ियाघर में जितने भी जीव जंतु रहते थे ना, लेखिका के चिड़ियाघर में, मतलब जहाँ पे वो रखती थी जीवों को, तो उसका सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। वह अपने आप को उनका सेनापति मतलब उनका मुखिया मानने लगा और उनका संरक्षक मानने लगा। कौन? नीलकंठ। सवेरे ही वह खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता था। जब सुबह होती तो वह इन सबको इकट्ठा करके कहाँ लेके जाता था बच्चों? जहां पे दाना दिया जाता था।
और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। जब भी कोई गलती करता कोई जीव तो वह उसको चंचू चोंच के प्रहार से दंड देने के लिए दौड़ता। कौन दौड़ता बच्चों? नीलकंठ दौड़ता। वह सबकी मतलब रखवाली करता घूम घूम करके, और जैसे ही कोई गड़बड़ी करता तो उसको चोंच के प्रहार से दंड देने के लिए दौड़ता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर उठाकर मतलब यूं ऊपर नीचे करते रहता, ठीक है ना। और जब तक वो उठाए रखता चोंच में, जब तक कि वे आर्त क्रंदन मतलब चीखने नहीं लग जाते। कौन? खरगोश के बच्चे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मोर था वह खरगोश के बच्चों को अपनी चोंच में उठा करके पकड़ लेता था और यूं पकड़ के ऊपर नीचे करता था, और जब तक वे चीखने नहीं लग जाते, चिल्लाने नहीं लग जाते, तब तक वह उनको छोड़ता नहीं था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता, और कभी कभी उसकी तीखी चोंच से क्या हो जाता, खरगोश के जो बच्चे थे उनका कान जो होता था वो छिद जाता था। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते। फिर क्या था कि वो जो बच्चे थे वो फिर कभी उनको क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीवों के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। अब लेखिका क्या लिखती है कि जिस प्रकार से उनके गड़बड़ करने पर वो दंड देता था, उसी प्रकार से उनके प्रति जो नीलकंठ का प्रेम था वह भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब छोटे छोटे बच्चे जो है उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुरी का खेल खेलते रहते, मतलब लुक्का छिपी का खेल खेलते रहते, और भागम भाग करके छुआ छुई होती है ना, वो खेलते रहते, पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते रहते। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर घुस आया। अब ऐसी स्थिति में जब वो खेल खेल रहे थे, वैसे ही एक सांप जो है उनकी जाली की, उनके पिंजरे के भीतर घुस के आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। तो एक जो खरगोश का बच्चा था वो सांप की पकड़ में आ गया। अब देखिए बच्चों, इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये देखिए मोर दिख रहा है हमें, ये सांप दिख रहा है, एक शिशु छोटा खरगोश जो है इसकी पकड़ में आया हुआ दिख रहा है ना, और सारे जो कबूतर और जो और कोई खरगोश है वो सारे भाग भाग के छिप रहे हैं। और ये जो चित्र में दिख रहा है ये कौन है? नीलकंठ है। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, जैसा कि हमने चित्र में देखा। जो खरगोश का आधा शरीर है सांप ने मुंह में दबा रखा है निगलने के चक्कर में। शेष आधा जो बाहर था उससे ची 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 का असर भी इतना तीव्र नहीं निकल रहा था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। मतलब किसी को भी खरगोश के चीखने की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन जो मोर है, जो नीलकंठ है, वो ऊपर सो रहा था झूले पर और उसको सुनाई दिया और उसने आवाज पहचान करके एक झपटे में वो नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। मतलब उसने जो है सर पे सांप के फन पे चोंच से प्रहार नहीं किया, क्योंकि उसको पता था अगर मैं ऐसा करूंगा तो खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। उसने क्या किया कि सांप को फन के पास, मतलब सांप को कहां से? फन के पास से पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए उस पर कि सांप क्या हो गया बच्चों? अधमरा हो गया। पकड़ ढीली करते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया, परंतु वह निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। मतलब वो बेहोश हो गया, कोई चेष्टा नहीं रही उसके अंदर, है ना, कोई भी चेष्टा नहीं कर रहा था। वो कौन नहीं कर रहा था चेष्टा? ये खरगोश का बच्चा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। अब ये जो घटना हुई है यहाँ पे, इसकी सूचना सब तक किसने पहुंचाई बच्चों? राधा ने पहुंचाई। कैसे पहुंचाई? अपनी मंद केका से। केका क्या होती है? मोर की ध्वनि। माली पहुंचा, फिर हम पहुंचे। तो लेखिका कह रही है पहले माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, नीलकंठ ने क्या किया? सांप के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। तो इस खरगोश के बच्चे को जो नीलकंठ है रात भर
अपने पंखों के नीचे रख करके गर्मी देता रहा। उष्णता का अर्थ क्या होता है बच्चों? गर्मी। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए, कार्तिकेय कौन है बच्चों? गणेश जी के भाई है। और कार्तिकेय जी का जो वाहन था वो क्या था? मयूर। तो लेखिका कह रही है कि कार्तिकेय जी ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है। जो मयूर है, जो मोर है, वो क्या है? कला प्रेमी वीर पक्षी है, हिंसक बिल्कुल भी नहीं है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है, उनका मानवीकरण भी हो गया था। वो लेखिका क्या कह रही है कि नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही। नीलकंठ में जातिगत विशेषताएं मतलब कि मोर की जो जाति की विशेषताएं होती है, कौन कौन सी विशेषताएं होती है? सुंदर होता है, कलंगी होती है ना, सुंदर सुंदर पंख होते हैं, है ना, वर्षा ऋतु में नाचता है, ये सारी विशेषताएं तो उसके अंदर थी ही। उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में, मेघों की सांवली छाया, जब वर्षा ऋतु आती है तो आकाश में काले काले बादल गहराते हैं ना, तो उनकी सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर वह नाचता था। मतलब पंखों को बिल्कुल गोल आकार में करके वो नाचता था। तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। राधा जो है वो नीलकंठ के समान तो नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। छंद क्या होती है? लय ताल रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श करके दाहिनी ओर। तो इस तरह से वो उसका साथ देती थी नृत्य में। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे, देखिए बच्चों, ये चित्र में महादेवी वर्मा बैठी है और ये है नीलकंठ जो आपको पंख फैलाए हुए नजर आ रहा है। ये तो है नीलकंठ और ये कौन है? ये है राधा। और ये कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा, जो कि इस रेखा चित्र की लेखिका है। तो लेखिका क्या लिखती है बच्चों कि नीलकंठ ने कैसे समझ लिया था कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। लेखिका कह रही है कि नीलकंठ को पता था कि उसका जो नृत्य है, उसका जो नाचना है, वह लेखिका को बहुत अच्छा लगता है। यह तो नहीं बताया जा सकता। लेखिका कहती है कि कैसे नीलकंठ को पता लगा कि उसका नृत्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, यह तो मुझे नहीं पता, यह तो मैं नहीं बता सकती। परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर, छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। मतलब तब से यह नृत्य भंगिमा, नाच की भंगिमा जो है वह रोज का क्रम बन गई। रोजाना नीलकंठ ऐसा ही करता था। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। तो लेखिका कह रही है प्राय, अक्सर मेरे साथ कोई न कोई देशी या विदेशी जो अतिथि होता था वो वहाँ पिंजरे को देखने के लिए पहुंच जाता था। और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर, और नीलकंठ जो ऐसे पंख फैला के खड़ा हो जाता था तो आने वाला अतिथि क्या समझता था कि नीलकंठ उनका सम्मान कर रहा है। तो फिर वो जो देशी विदेशी महिलाएं होती थी वो उसे क्या उपाधि देके जाती थी? परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि देके जाती थी। तो कह रही है लेखिका कि कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने हुए चने कैसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी आ जाती थी। हंसी क्यों आती थी कि लेखिका कह रही है इसी चोंच से उसने सांप को मारा, लेकिन जब मैं चने खिलाती हूँ तो कैसे, मतलब मुझे पता भी नहीं लगने देता और इतने प्रेम से चने वो उठा लेता है। इसी को सोच करके लेखिका को हंसी आ जाती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे क्या अच्छे लगते थे? पुष्पित और पल्लवित वृक्ष अच्छे लगते थे। तो लेखिका कह रही है कि फलों से लदे हुए वृक्षों से ज्यादा उसको क्या अच्छा लगता था? पुष्पित और पल्लवित वृक्ष, फूलों से लदे हुए
वृक्ष उसको ज्यादा भाते थे। किसको? नीलकंठ को। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे। लेखिका क्या कह रही है कि वसंत ऋतु जब आती है, जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक ने लाल पल्लवों से, लाल लाल पत्तों से ढक जाता था, अशोक के जो वृक्ष है लाल पत्तों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। ऐसे ऋतु में, ऐसे मौसम में, ऐसे पल में नीलकंठ को जाली के भीतर रहना अच्छा नहीं लगता था, तब उसको बाहर जाने के लिए छोड़ना पड़ता था। किसको? नीलकंठ को। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ही थी। वर्षा ऋतु इन दोनों को सबसे अधिक अच्छी लगती थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। मतलब जब तक वर्षा नहीं आती थी, उनको पहले ही पता लग जाता था कि अभी वर्षा होने वाली है, और तब उनकी मंद केका मतलब मंद मंद आवाज ही गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति का काम करती थी। देखिए बच्चों, लेखिका क्या लिख रही है कि सोपान पंक्ति का, सोपान मतलब सीढ़ी, तो वो कह रही है कि बादल मतलब थोड़ा थोड़ा आने लगते, तभी उनको पता लग जाता था कि वर्षा होने वाली है, बादल आने वाले, पहले ही इन दोनों को पता लग जाता था, और वो अपनी मंद मंद केका की गूंज करना शुरू कर देते थे। और लेखिका कह रही है कि ये जो उनकी मंद मंद गूंज थी ना, ऐसा लगता था कि अब जो बारिश आएगी ना, उनकी जो बूंदे आएगी, तो इनकी ये मंद मंद गूंज क्या काम करेगी? उन बूंदों के लिए सीढ़ी का काम करेगी, और उस सीढ़ी से उतर करके ये जो बूंद है नीचे उतरेगी। देखिए बच्चों, लेखिका ने कितने मतलब उन लेखिका की कल्पना शक्ति कितनी अच्छी है, कितनी अनुपम है। ठीक है, तो क्या बना दिया है? उनकी आवाज को, मंद मंद केका को क्या बना दिया है? सोपान पंक्ति बना दिया है। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, और जैसे जैसे मेघ गरजते, बादल गरजते, तो उसकी ताल पे ही वे दोनों नाचने लगते। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, जितनी तेज होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग भी उतना ही बढ़ता जाता, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। देखो बच्चों, अपन जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप इमेजिनेशन करते रहो कि किस तरह से जो मोर है, जो नीलकंठ है, वो अपने पंखों को सुखाता है। बाएं पंजे पे बाएं साइड का पंख और दाएं पंजे पे दाईं तरफ का पंख फैला करके वो सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को अपनी चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। वो कह रहे हैं कि देखो दोनों कितने आनंद से रह रहे थे, और उनके इन आनंदोत्सव की रागिनी में एक बेमेल स्वर, बेमेल मतलब जो कि उनसे मिलता नहीं है, ऐसा स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कहानी है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक दिया। तो बड़े उसकी पक्षी वाले की दुकान के सामने जैसे ही कार पहुंची, तो वहां पे जो मालिक है बड़े मियाँ, उन्होंने कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के, इस बार लेखिका सोच के गई थी कि वह कोई भी पिंजरे वाला पक्षी जो है लेकर के नहीं आएगी, लेकिन होता क्या है, पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। तो बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी थी। लेखिका कह रही है कि मैं उसको देख के भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। क्यों? देखिए, अब देखते हैं। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की जो उंगलियां हैं वो टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मोरनी उन्होंने देखी वह बुरी तरह से घायल थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। तो बड़े मियाँ ने जब बोलना शुरू किया तो वो रुके ही नहीं, तूफान महल की तरह बोलते ही गए। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो इस बेचारी का क्या होता। अब आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ? तो वो कहता है कि अब मैं आपको भी कैसे बोलूँ कि इसको आप लेके जाओ, क्योंकि वैसे ही अधमरी हो चली है। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैंने उसे अगली सीट पर रखवा कर मैं उसको घर लेके आ गई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने
का कमरा क्या बन गया, अस्पताल बन गया। तो लेखिका ने इस मोरनी की 1 महीने तक देखभाल की और फिर जब यह ठीक हो गई तो अपनी टेढ़ी मेढ़ी उसकी जो टांगे हैं वो तो टेढ़ी मेढ़ी रही और उन पर वो ठूंठ सी पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। और लेखिका ने जो है उसको भी जाली घर में पहुंचा दिया और इसका नाम क्या रखा, कुब्जा। और नाम के अनुरूप ही उसका क्या था, स्वभाव था। जैसे उसका नाम वैसा ही उसका स्वभाव भी प्रमाणित हुआ। अब नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे और नीलकंठ और राधा का साथ साथ रहना इस कुब्जा को अच्छा नहीं लगता था और वह जब भी इन दोनों को साथ साथ देखती तो दोनों को चोट पहुंचाने की कोशिश करती उसको, क्योंकि कुब्जा को स्वयं को किसके साथ रहना अच्छा लगता था, नीलकंठ के साथ रहना अच्छा लगता था। आगे देखिए, कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और उसके साथ वह रहना चाहती थी और उसी के साथ जो है कुब्जा रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी पर न किसी को नीलकंठ के समीप वो आने देना चाहती थी। नीलकंठ के पास में वह किसी को भी आने देना नहीं चाहती थी। हुआ यूं कि राधा ने अंडे दिए थे और कुब्जा को पता लग गया कि उसने अंडे दिए हैं। तो जैसे ही उसको पता लगा तो उसने जो है कुब्जा ने राधा के अंडों को भी चोंच से तोड़ दिया, तोड़ फोड़ कर छितरा दिया, सब और फेंक दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। नीलकंठ भी दुखी रहने लग गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागता, एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में वो छिपा हुआ बैठा रहा। और वो लेखिका लिखती है कि मैंने पुचकार करके उसको उतारा, एक बार मेरी खिड़की के शेड पर वह छिप गया। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता सी रहती थी। तो इस तरह से वो दुखी रहने लगा। और हुआ क्या कि एक दिन वो जो है अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चों को वो बिठा करके छिपाता था। मेरे पुचकारने पर भी उसके न उठने पर उस लेखिका को मतलब लेखिका कह रही है कि जैसे मैंने उसको पुचकार के उठाना चाहा लेकिन उसमें कोई भी हरकत नहीं हुई। लेखिका को संदेह हो गया, शायद वह मर गया है। वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर तो अब मुझे पता नहीं। न उसे कोई बीमारी थी, न रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर की भांति तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी हो गई, मतलब जो राधा है वो भी दुखी सी रहने लग गई। वह कई बार फिर राधा सोचती है भाई, राधा उसकी इंतजार में बैठी रही। वो सोचती है कि कई बार वो भाग कर गया था लेकिन वो लौट करके आ जाता है, इसी लिए वो जो है राधा उसके इंतजार में बैठी रहती है। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ कर दी। कुब्जा जो है उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाती। प्राय जब भी जाली का दरवाजा खुलता तो खोज के लिए, किसकी खोज के लिए, नीलकंठ की खोज के लिए कुब्जा बाहर निकल जाती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली कौन है, कजली है अल्सेशियन कुत्ती। लेखिका की जो पाली हुई अल्सेशियन कुत्ती है उसका नाम क्या है, कजली। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच का प्रहार किया और कजली ने क्या किया, उसकी गर्दन पर, कुब्जा की गर्दन पर दांत लगा दिए और इस बार कलह कोलाहल और द्वेष भरा जीवन बचाया ना जा सका। और इस बार जो है उसके प्रहार से क्या होता है, वो कुब्जा मर जाती है। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। अब जो राधा है वो प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक के डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती है, क्योंकि अभी मतलब राधा को पता, विश्वास भी नहीं है कि नीलकंठ मर चुका है, वो कभी नहीं आएगा। जब भी वर्षा ऋतु आती है तो वह ऊंचे झूले पर जाकर अपनी केका को, मतलब कि अपनी ध्वनि को, अपनी आवाज़ को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। इस तरह इस रेखा चित्र का अंत होता है बच्चों। बहुत ही सुंदर रेखा चित्र है। महादेवी जी ने जो लिखा है, उन्होंने अपने प्रत्येक पशु पक्षी को लेकर के कोई ना कोई रेखा चित्र, कोई ना कोई संस्मरण जरूर लिखा है। तो आज हमने रेखा चित्र को अच्छे से समझा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।